तो दोस्तों, आज हम फिर यहाँ पर उपस्थित हैं इस वातायन की प्रवासी लॉकडाउन संगोष्ठी, जो इसका 11वां एपिसोड 11वीं कड़ी है आज यहाँ पर, जिसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज की इस कड़ी में हमारे विशेष लेखिका, विशेष अतिथि हैं नॉटिंघम की जय वर्मा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवासी लॉकडाउन संगोष्ठी में हमारा यह उद्देश्य रहा है कि हम ऐसे कुछ साहित्यकारों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हमें सुनने का अवसर कम मिल पाता है, और या वे अब हैं नहीं हमारे बीच। तो इसी श्रृंखला में हम कुछ साहित्यकारों को याद भी करते आ रहे हैं। अभी आगे 13वीं कड़ी में आप कीर्ति चौधरी को हम लोग याद करेंगे, गौतम जी को हमने याद किया, और इसी प्रकार ये श्रृंखला चलती आ रही है। आप सब लोग हमारी संगोष्ठी में आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। तो आज जय वर्मा जी को चिर परिचित हैं, हम सब उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जय वर्मा जी से। और वो नॉटिंघम में कई वर्षों से हिंदी के आयोजन कर रही हैं, हिंदी के कार्यक्रम कर रही हैं, हिंदी की कविता कहानियों के माध्यम से अनुग्रहित कर रही हैं प्रवासी साहित्य को। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जय वर्मा जी कई वर्षों पहले, जब हम पुरवाई पत्रिका का प्रकाशन करते थे, और जय वर्मा जी का कोई 2000 या 2001 में मेरे पास फोन आया ये कहने के लिए कि वो पुरवाई सब्सक्राइब करना चाहती हैं। तो जब मैंने उनको बताया उसका सिस्टम, तो मुझसे बोली कि हमें कोई 10 प्रतियां चाहिए, 11 प्रतियां चाहिए। तो मैंने कहा 11 प्रतियों का क्या करेंगी? तो बोली एक में हमारे लिए और 10 कला निकेतन हिंदी स्कूल के लिए, ताकि वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के लोग पुरवाई से परिचित हो सकें। और इस प्रकार से दिव्या जी का यह विनम्र स्वभाव है, उनकी जेनरॉसिटी है। और जया जी और महिपाल वर्मा जी दोनों ने सदैव हिंदी के कार्यक्रमों को, हिंदी समिति को, पुरवाई को बहुत सहारा दिया, वातायन में बहुत सक्रिय हैं। और काव्य रंग नामक संस्था के माध्यम से आप नॉटिंघम में कितने ही विशाल और बड़े छोटे प्रोग्राम करती चली आ रही हैं। हमारे साथ भी हम लोगों ने मिलकर कुछ हिंदी सम्मेलन, कुछ शिक्षक सम्मेलन भी नॉटिंघम में किए हैं, और बहुत सफल आयोजन रहे हैं। हर वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन भी जया जी अपने मित्रों के साथ, काव्य रंग के सदस्यों के साथ करती आ रही हैं। और पुरवाई में सिर्फ आपने नहीं, अपनी रचनाओं से नहीं, बल्कि नॉटिंघम के भी बहुत लेखकों और साहित्यकारों को जोड़ा है, और एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी अर्जित कर चुकी हैं। बहुत से भारत के बड़े बड़े रचनाकारों और साहित्यकारों से आपने अच्छे संबंध भी स्थापित किए हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं जय वर्मा जी को। आइए जय जी, आपका स्वागत है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी गोष्ठी में आए हैं। जया जी, आपका स्वागत। नमस्कार, नमस्ते पद्मेश जी और सब सुनने वालों को। आज का जो प्रोग्राम है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं वातायन को बधाई देती हूँ, दिव्या जी, आपको और आपकी सब टीम को, वातायन की टीम को, क्योंकि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। और ये जो संगोष्ठी चल रही है ऐसे समय में जबकि हम सभी लोग घर में लॉकडाउन हैं, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा एक हमारा ये तरीका है मिलने मिलाने का, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का। तो चलिए आज मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी जो है मैंने लिखी थी किधर, जो कि स्विस कॉटेज लंदन के बारे में है। ऐसा हुआ कि हम लोग 10-12 साल पहले की बात है, हमारे बेटे लंदन में रहते थे। तो उस समय किंग हेनरी रोड पर, तो स्विस कॉटेज पर, तो वहाँ रहते थे। तो हम लोग वहाँ अक्सर जाया करते थे। तो वहाँ जा करके हम लोग एक कैफे में बैठ जाते कभी कभी, कॉफी का कप लेकर के, और आते जाते लोगों को देखते। तो उससे ही मुझे कहानी का ये वहाँ से शुरुआत हुई इसकी, और ये मैं आपको सुनाना चाहूंगी। किधर। लंदन के स्विस कॉटेज रेलवे स्टेशन से प्रिमरोज हिल के पास एक कैफे में गोपाल आकर बैठ गया। उसकी निगाहें अपने जिप्सी दोस्त मोरिस को बेसब्री से ढूंढने लगी। आज न जाने क्यों मोरिस को यहाँ पहुंचने में देर हो गई थी। गोपाल की पत्नी कुमुद की मृत्यु के बाद अब उसके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। समय की गति मानो रुक ही गई थी। कैफे में बैठकर दोस्तों से बातचीत करके समय बिताने की अब आदत ही बन गई थी। रेल पुल के पास उस छोटे से कैफे के बाहर 4 कुर्सियां और एक छोटी गोल मेज पड़ी थी। अक्सर यहाँ लोग टर्किश कॉफी पीने और शीशे हुक्के का लुत्फ उठाने आते थे। लोगों की भागदौड़ एवं दिनचर्या देखने में समय बीत जाता था। प्रिमरोज पार्क में फैले हुए रोड होते हुए मॉरिस यहाँ अपने जिप्सी कैरावान से चलकर गोपाल को मिलने आया करता था। गोपाल ने
कार की फैक्ट्री से रिटायर होने के बाद बेटे सागर और बहू हिमानी के साथ मिलकर एक बड़ा साझा घर लंदन में खरीद लिया था। पत्नी कुमुद की दुर्घटना से मौत हो जाने के बाद संयुक्त परिवार के साथ रहकर गोपाल के दिन धीरे धीरे कट रहे थे। मोरिस के मिलने के पहले गोपाल घर की खिड़कियां एवं पर्दे बंद करके अपने अंधेरे कमरे में बैठा रहता था। जिंदगी के बदलाव को सहन करना आसान न था। वह अपने आप को परिवार के ऊपर बोझ मानने लगा था। इस वजह से दिन और रात वह बार बार घड़ी में समय देखते हुए वक्त गुजारता था। मोरिस ने फिर से जीवन में हंसने और बोलने के लिए उसे कॉफी हाउस में कुछ मित्रों से मिलवाया। साल 6 महीनों के बाद अजनबी लोग भी संगी साथी बन गए थे। बीते दिनों की कहानियां सुनने व सुनाने वाले कोई न कोई दोस्त शाम के समय गोपाल को मिल जाया करते थे। अपने पोते वंश के साथ खेलने से गोपाल का समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोरिस ने आते ही गोपाल से देश में आने के लिए माफी मांगी। दोस्त, एक लड़की के हाथ पर गुलाब के फूल का टैटू बनाते हुए आज देर लग गई। वह लड़की बार बार मेरे डिजाइन की पुस्तक में अलग अलग फूलों के रंगीन टैटू बनवाने के लिए लालायित थी। उसे फैसला करने में देर लग रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने लंबे बेल बूटों का डिजाइन पसंद किया। अगले सप्ताह उसके लिए फिर से मैंने निश्चित समय कर लिया है और मैं अगले हफ्ते उसका टैटू पूरा कर दूंगा। दोनों दोस्तों ने कॉफी मंगवाई और बातें करते हुए उन्होंने देखा कि सामने विंचेस्टर रोड से एक सुंदर युवा अंग्रेज जोड़ा हाथ में हाथ डालकर चला आ रहा है। उन्हें देखकर गोपाल ने कहा, इन्हें देखो क्या मस्ती से झूम रहे हैं। मोरिस हंसकर बोला, क्यों नहीं, इस नवयुवक रॉबर्ट की मौसी अपनी विल में इसके लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़ गई है। फिर ये लोग क्यों ना खुश हों। ये दोनों काम काज करने में भी ऐसे ही हैं, बस औरों के लिए खुले हाथों से खूब खर्च करते हैं। मोरिस, हम तो इतना जानते हैं कि जिंदगी में जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन एक हद तक। भूखे भजन ना होए गोपाला। पेट भरने के बाद ही इंसान का कुछ दान पान करने को मन करता है। दोनों ठाका मारकर जोरों से हंसने लगे। गोपाल को अचानक अपने दोस्त शेरू की याद आई। क्या तुमने शेरू को हाल ही में कहीं देखा है? मोरिस ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा। कैफे में आए उसे बहुत दिन हो गए हैं। मालूम होता है कि शेरू के बेटे की बहू छुट्टियों में अभी अपने घर वापस नहीं आई, वरना शेरू भी यहाँ हमारी तरह बैठा हुआ नजर आता। तुम्हें याद है गोपाल, कुछ दिनों से बेचारा शेरू सुपरमार्केट से खाने पीने की चीजें खरीदकर स्वयं घर में ले जाता है। बेटे के दोनों बच्चों को प्राइमरी स्कूल से छोड़ने और लाने की उसकी जिम्मेदारी थी। बेटे के घर लौटने तक शाम का खाना बनाकर राह देखते हुए शेरू की हालत खस्ता हो जाती होगी। दोस्तों में गपशप हो रही थी। हाँ, क्या करें, इस देश में रहकर तो भाई हम सभी का यही हाल है। काम करके बेटे बहू को खुश रखना पड़ता है। जिंदगी में सबसे पहले अपने बच्चों का पालन पोषण करना और पढ़ाई पर ध्यान देना होता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी भेजना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी की फीस में सहायता के लिए यहाँ की सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण सस्ते ब्याज पर देने की सुविधा बना रखी है। इस देश में रहने वाले भारतीय माता पिता यूनिवर्सिटी की फीस के साथ साथ किराए के मकान का भुगतान भी स्वयं करना चाहते हैं। कुछ माता पिता बच्चों के लिए मकान खरीद कर देते हैं ताकि बच्चे प्रॉपर्टी की लैडर पर चढ़ सकें। वे सब भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं। इस मामले में कुमुद और मैं कुछ नहीं कर सके। अपने से तो यह सब नहीं हुआ। कार की फैक्ट्री की काम करते हुए इतना पैसा नहीं बचा सके और सागर की पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए मकान भी खरीद कर नहीं दे सके। गोपाल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, गोपाल, तुम कुमुद को कब तक ऐसे ही याद करते रहोगे? मन बदली करने के लिए क्यों ना तुम हॉलीडे पर चले जाओ। मैं कभी अकेले हॉलीडे पर नहीं गया दोस्त। क्यों ना तुम भारत में अपने परिवार से मिलाओ। भारत में अब मेरा कोई और परिवार नहीं बचा है। माता पिता के जाने के बाद भाई बहनों से भी संपर्क खत्म हो गया था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अब तो वे लोग भी इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार से भी मैं किसी को नहीं जानता। अब भारत तो मेरे लिए एक अजनबी देश है। पहाड़ी या समुद्र की सैर करने के लिए तुम कहीं और भी जा सकते हो। क्या तुमने कभी क्रूज पर जाने की सोचा है? वहां पर अमीर औरतें अकेले घूमने आती हैं। शायद तुम्हें कोई सुंदर साथी मिल जाए। मैं साथी की तलाश में नहीं हूँ,
मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुमुद की जगह कोई और नहीं ले सकेगा। मैं तुम्हें केवल अकेलापन दूर करने की सलाह दे रहा हूँ यार। अगर तुम्हें मनपसंद संगत मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कौन मिलेगा मुझे इस उम्र में? उम्र का बंधन इस मामले में नहीं होता है। लंदन में रहकर तुम अपनी कोई रुचि या कोई हॉबी को बढ़ावा दे सकते हो। तुम्हारे पास समय की कमी तो नहीं है। जिंदगी भर मैं काम में व्यस्त रहा, मुझे अपने बारे में सोचने का समय भी नहीं मिला। बचपन में कोई खेल, संगीत या आर्ट्स की तुम्हारी कोई हॉबी रही होगी। भाई हम जिंदगी लोग तो देखो, हम तो जिप्सी ताश के कई खेल खेलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताश खेलना सिखा सकता हूँ। ताश के पत्तों से तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, जादू दिखा सकते हो, ताश के पत्तों का महल भी बना सकते हो। इस बुढ़ापे में अब मैं क्या नया खेल सीखूंगा? बेटे सागर को मैं कभी समय नहीं दे पाया। मुझे पता भी नहीं चला कि वह कब बड़ा हो गया। मेरा मन अपने पोते वंश के साथ फुटबॉल खेलने में बहुत लगता है। उससे सागर का बचपन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कैफे के अंदर दूसरे कोने में चाय पीते हुए नवयुवक पीटर को अकेले देखकर दबी जबान में मोरिस बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि पीटर की सगाई टूट गई है? पीटर और उसकी मंगेतर रेचल किराए के मकान में 1 वर्ष से साथ साथ रह रहे थे। उनके मकान में सूरज का प्रकाश तमाम दिन फैला रहता था। क्या मतलब तुम्हारा? वास्तव में इंग्लैंड के घर में दिन भर उजाला? हाँ, वह घर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बना हुआ था। दरवाजे और खिड़कियों को लगाने में और वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा गया था, लेकिन घर उनके लिए भाग्यशाली नहीं था। दुर्भाग्यवश उनकी मंगनी टूट गई। शादी की तारीख जून में निश्चित हुई थी। दोनों परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। तारीख पास आने पर पीटर और रेचल ने मिलजुल कर निर्णय किया था कि वे एक दूसरे के लिए सुयोग नहीं है, अतः दोनों ने शादी रद्द कर दी। बस केवल दोस्त बनकर रह गए। हनीमून के लिए पीटर और उसकी मंगेतर रेचल ने दुनिया की सैर करने की छुट्टियां कुछ महीने पहले ही बुक कर दी थी। फिर हनीमून की छुट्टियों का क्या हुआ? जिज्ञासा से गोपाल ने पूछा। भाई क्या होता, पेरिस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में 2 महीनों के लिए हनीमून मनाने जा रहे थे। दोनों ने हॉलिडे कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने पूरा पैसा वापस करने से मना कर दिया। अतः ऐसी स्थिति में पैसा ना खोकर दोनों एक साथ घूमने चले गए। उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले कभी न देखा था। जयपुर, आगरा और दिल्ली घूमते हुए ऑस्ट्रेलिया गए। पीटर बता रहा था कि आगरा में ताजमहल बहुत अच्छा लगा। 21वीं सदी में रिश्तों की पारदर्शिता और बातों को निभाना अंग्रेज लोग ही अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी भी ताजमहल के प्यार और वादों के बारे में सोच रहा हूँ कि वह मुमताज महल की याद में बनाया गया दुनिया का आज भी एक अद्भुत अजूबा है। दोनों अपने अपने विचारों में खो गए। चाय का प्याला उठाकर मोरिस ने चीयर्स करते हुए कहा, मैं तो एक जिप्सी मनमोजी ठहरा। आज यहाँ तो कल वहां। हम लोग तो भाई कैरावान उठाकर जिधर मन करता है उधर चल देते हैं। बस इस ड्रिंक के बाद मैं घर चलूंगा। इतनी जल्दी क्यों, क्या हुआ? अब ऐसी देखो, रेमी भी दोपहरी में सोकर उठ गई होगी, क्योंकि उसके काम पर जाने का समय हो गया है। घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि रेमी को खाना बनाना नहीं आता है। क्लब में कैबरे डांसर होने के कारण उसे अपने शरीर का ही गहरा और फुर्तीला बनाकर रखना पड़ता है। अगर जरा सा भी वजन बढ़ जाए तो मुसीबत आ जाती है। मुझे उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है। अगर उसका वश चले तो वह स्लिम रहने के लिए कुछ भी ना खाए। लंदन जैसे शहर में नीडर औरतों का अकेले रहना सहज बात नहीं है। रेमी और मोरिस का अद्भुत रिश्ता है। रेमी मोरिस के दोस्त सदरलैंड की मंगेतर हुआ करती थी। 10 साल पहले सदरलैंड के अचानक घर छोड़कर चले जाने के बाद से अब तक रेमी मोरिस के कैरावान में उसके साथ रह रही है। उसके दोस्त सदरलैंड ने अब तक रेमी की कोई खबर नहीं ली। मोरिस ने जाते जाते गोपाल से कहा, अब तुम्हारा भी अपना पौत्र वंश का लेने का समय हो गया है। सुमन टीचर की क्लास भी अब खत्म होने वाली होगी। तुम्हारे और सुमन के टैरो कार्ड मैंने पढ़ लिए हैं। मेरे दोस्त, कभी भी सुमन और अपने रिश्ते के बारे में बेटे सागर और बहू को हिमानी को बताने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। रिश्तों को निभाने के लिए घर में सबकी समझदारी आवश्यक है, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं होते हैं। रिश्तों के चक्रव्यूह में आज तक कोई नहीं बच पाया। गोपाल को भी अब अपने पौत्र वंश को पियानो की क्लास से
लेने की याद आई। वंश सप्ताह में 2 बार पियानो टीचर सुमन के पास सीखने जाता था। जल्दी से गोपाल वेटर को बिल के ऊपर 10% टिप देकर कार की ओर बढ़ गया। क्रिसमस फेस्टिवल के कारण सड़क पर ट्रैफिक मिलने की आशा थी। जाते समय सुमन की मनपसंद चॉकलेट और फूलों का गुच्छा भी रास्ते में खरीदकर गोपाल अपने साथ ले गया। सुमन से मिलने की उम्मीद में खुशी के कारण चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सड़क पर पड़ी बर्फ में धीरे धीरे कार चलाने पर भी गोपाल की कार एडिले रोड पर जाते हुए स्किड हो रही थी। आजकल लंदन की काउंसिल रोड टैक्स तो काफी मात्रा में लेती है, परंतु सड़कों को ग्रीटिंग्स करने में कंजूसी करती है। बड़ी सड़कों पर ही नमक, रेत और बजरी मिलाकर बिखेरती जाती है, लेकिन छोटी सड़कों के बारे में मालूम होता है कि किसी को परवाह ही नहीं है। गोपाल धीरे धीरे कार चलाते हुए बड़बड़ा रहा था। पियानो पर क्रिसमस के गानों की बजती हुई धुन अच्छी लग रही थी। क्रिसमस की सजावट से सजे हुए मेमोरियल हॉल के वेटिंग रूम में वह जाकर बैठ गया। वहां बच्चों की प्रतीक्षा करते हुए माता पिता आपस में एक दूसरे के साथ धीमी धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। पियानो की क्लास समाप्त होने पर वंश खुशी से दौड़ता हुआ आया और दादाजी से बोला, सुमन टीचर ने आज मुझे एक बहुत सुंदर सफेद टेडी बियर दिया है दादाजी। दादाजी ने कहा, लाओ मैं भी देखूं, सुंदर गिफ्ट है। सफेद टेडी बियर बहुत ही अच्छा लगा है। क्या सुमन टीचर ने सब बच्चों को खिलौने गिफ्ट में दिए हैं? नहीं दादाजी, किसी और को नहीं, बस केवल मुझे दिया है, खुशी के साथ उछलते कूदते वंश ने कहा। अगले दिन इतवार को मम्मी ने वंश का कमरा साफ करते हुए एक नया सफेद टेडी बियर उसके बिस्तर पर पड़ा देखा। हिमानी को अचंभा हुआ, क्योंकि प्राय शिक्षात्मक खिलौने वह स्वयं ही खरीदती थी। यह किसका टेडी बियर हो सकता है? शायद कोई दोस्त छोड़ गया होगा। वंश के घर आने पर उससे पूछूंगी। हिमानी को जिज्ञासा बढ़ रही थी। वह टेडी बियर तुम्हें कहां से मिला वंश? किसका है यह? मम्मी ने कंप्यूटर पर व्यस्त गेम खेलते हुए वंश से पूछा। मेरी पियानो टीचर सुमन ने मुझे गिफ्ट में दिया है। शाबाश, क्या तुम म्यूजिक में फर्स्ट आए हो वंश? नहीं मम्मी, नहीं, सुमन टीचर ने यह गिफ्ट केवल मुझे ही दिया है। वह अपने खेल में मग्न था। तुम्हें ही क्यों? सवाल करते हुए मम्मी ने पूछा। क्या दादाजी को इसके बारे में जानकारी है? हाँ मम्मी, उन्हें सब मालूम है, क्योंकि सुमन टीचर और मेरे दादाजी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। दोनों की अच्छी दोस्ती है। गेम खेलते हुए सिर ऊपर उठाए बिना वंश ने जवाब दिया। तुम दादाजी की दोस्ती के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो वंश? हिमानी आश्चर्यचकित थी। ओह, कल शाम को दादाजी ने सुमन टीचर को फूलों का बड़ा गुच्छा और चॉकलेट का बॉक्स गिफ्ट में दिया है मम्मी। तुम्हें खबर है कि तुम क्या कह रहे हो? फिर से ऊंची आवाज में माँ ने पूछा। हाँ मम्मी, यह बात बिल्कुल सही है। तुम सदैव सच बोलते हो वंश। तुम्हारी शिकायत मैं दादाजी से नहीं करूंगी। अगर कोई और बात है तो मुझे बताओ, माँ ने प्यार से बहला फुसलाकर पूछा। वंश झल्ला उठा। मम्मी, वे दोनों मेरी क्लास खत्म होने के बाद बहुत देर तक आपस में बातें करते रहते हैं, इसलिए कभी कभी हमें घर वापस आने में देर भी हो जाती है। लाख कोशिश करने के पश्चात भी हिमानी पापा जी और सुमन की दोस्ती वाली बात को मन से निकाल नहीं पा रही थी। वंश की कही बात रह रह कर उसे याद कर रही थी। बात तो अचरज की है, लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए कि प्यार के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। जितना मैं इस बारे में सोचती हूँ उतना ही मैं उलझ रही हूँ। सागर के सामने ये बात कैसे कहूँ या ना कहूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि यह बात सच है, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद मैं अकेले कैसे इस बात को अपने पास रखूंगी? कैसे मैं गुत्थी को सुलझाऊंगी? बात बेकार भी हो सकती है, लेकिन सागर से तो मुझे ये बात करनी ही होगी। हिमानी परेशान थी और वंश के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश थमने में नहीं आ रही थी। दिसंबर के महीने में ठंड और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वह परेशान होकर सागर के काम से वापस लौटने का इंतजार करने लगी। उसकी व्याकुलता बढ़ रही थी। वह पापा जी एवं सुमन की बात से हैरान थी और सागर के साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। सागर बरसात में भीगे हुए रेनकोट को उतारकर हैंगर पर टांग ही रहा था कि चिंता में डूबी हुई हिमानी तेज कदमों से सागर के पास पहुंची। रोते हुए उतावलेपन से बोली, क्या आपने कुछ सुना है अपने पापा जी और म्यूजिक टीचर सुमन की दोस्ती के बारे में? हिमानी, क्या बात कर रही हो? यह विचार कब और कैसे तुम्हारे मन में आया? सारा किस्सा बताते हुए हिमानी ने रहस्यमय ढंग से अपनी चिंता व्यक्त की। इन सब बेकार की बातों का तुमने विश्वास कैसे कर लिया? छाता बंद करते हुए एक तरफ रखते हुए सागर ने माथे पर शिकन लाकर गुस्से से कहा।
मैं तो यह सब जानकर जड़ हो गई हूँ। क्या पापा जी ने कभी तुमसे इस बारे में बात की है? उत्तेजित होकर हिमानी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात मुझसे नहीं कही पापा ने। सिर हिलाते हुए गंभीर मुद्रा में सागर सोच में डूब गया। हिमानी ने नए सफेद टेडी बेयर का गिफ्ट सागर को दिखलाकर वंश के साथ हुई सब बातें बताते हुए तेज स्वर में कहा, इस बारे में हमें पापा जी से बात कर लेनी चाहिए। यह मामला सीरियस है। यह कैसे संभव है? मुझे तो यह बात बेतुकी लगती है। वे इस तरह के नहीं है, परंतु हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पापा जी की खुशी और नाराजगी किस में है। यह सोचकर ही मेरे दिल को धड़कन बढ़ रही है। पापा जी से कैसे बात की जाए? बातों ही बातों में कहीं हमारे रिश्तों में दरार ना आ जाए। अग्नि भड़कने में देर नहीं लगती है। मैं तो आखिर घर की बहू ही ठहरी। मेरा सुझाव है कि हम ठंडे दिमाग से इस समस्या का हल सोचें। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। वह विश्वास पूर्वक लेकिन घुटी आवाज में बोला। वंश पर इसका क्या असर होगा? क्या तुमने सोचा है कभी? बेटे की चिंता करते हुए हिमानी बोली। सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु वह सही समय कब आएगा? खामोशी से बैठे रहना भी तो समझदारी न होगी। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। हमें धैर्य से काम लेना होगा। इधर उधर की बातों में न पड़कर हमें सच्चाई जान लेनी चाहिए। अधीर होने से कोई फायदा नहीं, सागर ने समझाते हुए कहा। दबाव से मेरा तो सीना फट रहा है। माँ की याद में हिमानी की आंखों में आंसू टप टप गालों पर गिरने लगे। अगले दिन घर में तनाव था। हिमानी का घर के काम में कोई मन नहीं लग रहा था। वंश के भविष्य का सवाल बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता। वह असमंजस में थी कि स्कूल से वंश को लाने के लिए पापा जी को भेजे या नहीं। अब वंश के लिए कोई दूसरा म्यूजिक स्कूल ढूंढना पड़ेगा हमें। सागर, जब तक हमें दूसरा म्यूजिक स्कूल नहीं मिल जाता, तब तक मैं स्वयं ही वंश को छोड़ने और लेने जाऊंगी। वकील की तरह हम पापा जी से सवाल जवाब नहीं करेंगे। सुमन का आकर्षण मालूम नहीं वास्तविक है कि नहीं। हिमानी, यह बात मैं फिर से दोहराता हूँ कि हम पापा जी को किसी भी दोस्त से मिलने के लिए मना नहीं करेंगे। पापा जी ने जिंदगी को जिया है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है। सागर ने आश्वासन देते हुए हिमानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम पापा जी के स्विस कॉटेज कैफे में रोजाना मिलने वाले दोस्तों को तो नहीं जानते, ताकि उनसे मिलकर उनसे कुछ पूछताछ कर सकते। हमें सुमन और उसके परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या वह अकेली है? उसकी स्थिति कैसी है? उसके साथ कौन कौन रहते हैं? सागर बोला। अब तो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, इसके बाद मैं स्वयं ही सागर को बताए बिना वंश के म्यूजिक स्कूल में जाकर स्थिति को अंदाज लगाऊंगी। सुमन ने बाएं हाथ की रिंग में फिंगर में कोई अंगूठी पहन रखी है या नहीं, इसका पता भी लगाऊंगी। हिमानी मन ही मन विचारों में उलझी हुई थी। क्या हमें पापा जी के स्वयं बताने की इंतजार नहीं करनी चाहिए? बहुत से सवाल सामने आकर खड़े हो गए थे। अगर सुमन ने हमारी माँ की जगह ले ली तो माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। माँ की यादों का क्या होगा? सागर निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। हमारा आधा घर भी पापा जी के नाम है। उनकी वसीयत के अनुसार मकान वंश को मिलेगा। अगर पापा जी ने घर का अपना हिस्सा बेचकर छोटा कोई फ्लैट लेना चाहा, तब हमें भी मकान को बेचना पड़ेगा। लंदन में तो मकान की कीमतें वैसे ही आसमान को छूती हैं। हिमानी चिंतित हो उठी। अगर वह हमारे साथ रहने के लिए आ गई तो हम साथ में कैसे रह सकेंगे? हम सुमन को क्या कहकर बुलाएंगे? पड़ोसियों को कैसे मुंह दिखाएंगे? रिश्तेदारों और दोस्तों को क्या जवाब देंगे? सब रिश्तों में हिमानी को परेशानियां ही नजर आने लगी। अगर हम समझदारी से पापा जी को अपनी बात कहें तो शायद वे हमसे नाराज न होंगे। जिस बात को हमने समस्या बना लिया है, हो सकता है कि इसमें कुछ भी ना हो। मैं नहीं चाहता कि पापा जी को किसी और औरत से मिलने के लिए हम मना करें, सागर ने परिपक्वता से कहा। अगर हमने हौसला दिया है तो पापा जी के इरादे कहीं बुलंद ना हो जाएं। रोकर थरथराते हुए गले से हिमानी भड़क कर बोली। अगर यह बात सच हुई तो क्या हम आगे बढ़कर पापा जी का कंधा थपथपाते हुए उन्हें गले से लगा सकेंगे? एक समझदार बेटे की तरह सागर ने हिमानी से कहा। इन सब प्रश्नों के उत्तर पापा जी से बात करने के बाद ही मिल सकेंगे हिमानी। पर हिमानी गंभीर थी। मुझे यकीन है, सागर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि परिवार को दांव पर रखकर पापा जी प्यार के मार्ग पर नहीं चलेंगे। शायद थोड़े दिन के बाद उनका उत्साह कम हो जाए, फीका पड़ जाए।
या फिर धन्यवाद। आज की कहानी ये स्विस कॉटेज में थी और ये उसमें 7 कदम किताब के अंदर है। तो फिर पद्मेश जी। जी हाँ, कुछ कविताएं भी हो जाएं आपकी कविताओं की भी एक शाम है। उसके बाद हम अपने ऑडियंस से कहेंगे कोई कुछ कमेंट्स वगैरह करना चाहें, आपसे कोई प्रश्न करना अच्छा, चाहें। इसके अभी मैंने ये रिसेंटली लिखी है क्योंकि लोग बंदी के अंदर ही आजकल क्या होता जी है कि बगीचे में घूमती हूँ मैं काफी। तो जब बगीचे में घूमती तो फूल भी बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं कि डॉक्टर वर्मा के लगाए हुए बहुत सारे प्लांट्स एंड पौधे और बल्ब हैं उसके अंदर, गार्डन के अंदर। तो थोड़े से शब्द लिखे सुनाती हूँ आपको मैं। जी हाँ, स्वागत स्वागत आपका। मेरे बगीचे के फूल मुझे हंसाना चाहते हैं। मेरे बगीचे के फूल मुझे हंसाना चाहते हैं। मुस्कुराते हैं वो मुझे आता देखकर। आंख मिचोली खेलते हैं वो, कभी छुप जाते हैं पत्तों की ओट में और कभी खिलखिलाते हैं ओस की बूंदों की तरह। टकटकी देखकर देखते हैं आंखों में पानी आ जाने तक। पूछते हैं सब मुझसे, पूछते हैं सब मुझसे, तुम कहाँ थी? हम खड़े हैं यहाँ बरसों से तुम्हारी राह देखते हुए। वाह वाह, जय जी वाह। और एक ये, क्योंकि आज अकेलेपन का एहसास है सभी को आजकल लोग बंदी में, तो एक ऐसे था एक्सप्रेशन ये। अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में, जी अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में, आते जाते सभी मुसाफिरों ने देखा। रोशनी थी जलते दियों की वहां, उजालों में उनके सभी बेखबर थे। सोने चांदी के सिक्कों की खनक घड़ियाल की नाद में सुनता रहा। अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में। जंजीरों में बंधे थे अनोखे मंसूबे, बेलबूटों में सजे थे महलों के कमरे, ताक पर रखे थे जज्बों के गुलदस्ते। इतिहास के पन्ने पलटता रहा, तमन्नाओं के खाके में बनाता रहा। अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में। झिलमिलाते सागर के तट पर तपती दोपहरी में बैठा था मौन, गुनगुना रहे थे मछियारे वहां, अंबर तले बिना कुछ कहे लहरों के साथ में चलता रहा। अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में। आखिर में है ये। नई सड़क की बनती डगर पर, नई सड़क की बनती डगर पर पत्थरों की टोकरी सिर पर लिए अपने माथे से पसीना पोंछती थी वो। उसके माथे से पसीना टपकता रहा। पके थके पांवों की झंकार में सुनता रहा, थके पांवों की झंकार में सुनता रहा। अकेला कहाँ था मैं सूने जहां में। बहुत सुंदर जय जी वाह, बहुत बढ़िया। आज लग रहा है कि सामने जो अपने सुनने वाले हैं, बात करने वाले, वो दिख नहीं रहे मुझे इतने, लेकिन बहुत खामोशी से सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। आप आप अपना फ्लो जारी रखें। अच्छा अच्छा, ये कविता का शीर्षक है इसका, क्या है तुम्हारी पहचान। विश्व शांति के अमन सभागार में, विश्व शांति के अमन सभागार में दानीश्वर लोग कर रहे थे बात। पूछ रहे थे आपस में, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारी पहचान, और क्या है तुम्हारा नाम। कहा एक ने, पूर्व जन्म में आया था, कर्मानुसार नया जन्म पाऊंगा। पूर्व जन्म में आया था, कर्मानुसार नया जन्म पाऊंगा। निष्प्रय और निर्बंध हूं, संतोष है पहचान। कहा दूसरे ने, सिर पर पगड़ी हाथ में कड़ा, कृपाण केश कच्छा और कंघा। नियमबद्ध और निर्भय हूं, सेवा है पहचान। कहा तीसरे ने, इबादत और अदब से पढ़ता हूं पांचों नमाज। इबादत और अदब से पढ़ता हूं पांचों नमाज। हलीम और अनमोल हूं, संजीदगी है पहचान। कहा चौथे ने, ईसा ने दिया बलिदान, ईसा ने दिया बलिदान, मरियम से मिला वरदान। सिर पर कांटों का ताज, प्रीत की नियति हूं, सद्भाव है पहचान। आखिर में विचार विमर्श सुनकर विश्वस्त होकर बोला पांचवा, ना मैं काला ना मैं गोरा, ना मैं काला ना मैं गोरा, ना छोटा ना बड़ा, जात भेद से परे, ना कैदी हूं ना हूं आजाद। बस हूं एक इंसान, बस हूं एक इंसान, इंसानियत है पहचान। वाह वाह जय जी।
और आज का जो समय उसको देखते हुए अब तो ये कहने को मन करता है, अभी तो जैसे कि कृष्ण हुए, राम हुए, ऐसे ही मतलब इनसे शक्तियों से कहने को मन करता है कुछ करे आकर के। तो इसमें है, तुम आ जाओ गगन के पार से, चेतना को विश्व में जगाने के लिए, चेतना को विश्व में जगाने के लिए, सृष्टि को फिर से बचाने के लिए, तुम आ जाओ गगन के पार से, हाथ में अपना सुदर्शन चक्र लिए। वाह। देख लिया विश्व का रूप तुमने कहीं, मानव है आज विवशताओं में खड़ा, भुलाकर भी कैसे भूल सकता है वो, शोषण और स्वार्थ की भावनाओं से भरा। नभ के कजरारे बादल बने हैं बावरे, नभ के कजरारे बादल बने हैं बावरे, अनायास बरस कर व्यर्थ हो जाते हैं कहीं, पीने के पानी की समस्या है बहुत भारी, सागर में पानी और धरा पर सूखा कहीं। रंग बिरंगी दुनिया में तर्क भी अजीब है, बड़े मूल्य प्रस्ताव पर पुलकित होते हुए, निरंतर लड़ रहे हैं देश तेल के लिए, अटल फैसला सुनकर व्यापार का, अटल फैसला सुनकर व्यापार का, मौन हो जाते हैं हृदय में आकुल हुए। मनुष्य जब तक अनुशासित न हो जाएगा, मनुष्य जब तक अनुशासित न हो जाएगा, त्याग भावना हृदय में न बसा पाएगा, दर्द भरे तूफान का टलना कैसे संभव है, सामाजिक परिवर्तन निश्चय असमर्थ है। व्याधियों से मुक्त करने के लिए, व्याधियों से मुक्त करने के लिए, त्रसित धरा को शांत करने के लिए, फिर सागर का मंथन करना होगा तुम्हें, विश्व को अमृत बनाने के लिए, तुम आ जाओ गगन के पार से, हाथ में अपना सुदर्शन चक्र लिए। वाह जय जी वाह। एक जो कविता आपने सुनी हुई है ये पद्मी जी पहले भी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनके लिए, एक पल, एक पल वाली जो कविता है, जी ये बहुत मेरी वन ऑफ द poet है आपके। ये सुनाती हूँ आपको एक पल। अच्छा, एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल ही तो बस अपना है, इस पल को मुझे छू लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो। आसमां से टूटे तारे से पूछा, तुम कहां से आए, आसमां से टूटे तारे से पूछा, तुम कहां से आए, फुर्सत ना पल भर की अपनी एक झलक दिखा जाए। तारे ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक लंबा सफर तय कर आया हूँ, तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे देखा, बस यही है पल मेरा, अब ना मैं ठहर पाऊंगा, अंतरिक्ष में कहीं खो जाऊंगा, फिर ना कभी किसी को याद आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया कविताएं भी सुनाई आपने, बहुत अच्छी कहानियां भी आज प्रस्तुत की आपने जया जी। और अब हम आप सबको याद दिलाते चलें कि अगले शनिवार को इसकी 12वीं कड़ी में हम तरुण कुमार जी से अवगत होंगे, उनसे साक्षात्कार करेंगे, जो यहाँ भारतीय उच्चायोग में हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं। और वे अपनी कुछ रचनाएं, अपने कुछ स्मृतियां लेकर हमारे बीच आएंगे। और इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ आज जो बहुत से श्रोता आए हुए हैं, इसमें डॉक्टर के श्रीवास्तव जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। आइए डॉक्टर के साहब, म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। जी जी, अब आपकी आवाज आएगी। नमस्कार भाभी, आपको भाभी कह रहे हैं, एतराज तो नहीं है? अब इतने, आपकी इतनी एज हो गई है, उसमें क्या एतराज करूंगी अब मैं। एज में बताना नहीं चाहती आपकी, लेकिन असलियत मालूम है, तो अब भाभी कहने में कोई बात नहीं। भाभी हमेशा कहते रहे आप मुझे पिछले 50 वर्षों से। बहुत बहुत अच्छी कविता और कहानी सुनाई आपने। एक बस ये कृष्ण भगवान वाली जो आपने कही है, उसमें ये दिल कर रहा है ऐड करने को कि बांसुरी छोड़ के 2 सुदर्शन चक्र लेके आए। जितना पाप फैला है इस वक्त, वो एक सुदर्शन चक्र से पूरा नहीं होगा। लेकिन आपकी जो भावना है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क है, डिवोशन है, जिस तरीके से आपने नॉटिंघम में अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है और लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है और बाकी साथियों को भी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड चलाया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आपने बहुत मेहनत की है। आपने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि वो जो बर्मिंघम में आपने कविता सुनाई थी, तब से आपका ये जर्नी चल रही है और इसमें आप दिन रात, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करती रही है। बहुत प्रोफेशनल और बहुत पॉलिश कविता कहानी लिखी आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है साहब।
समय हो रहा है, उस हिसाब से यदि कोई और कुछ कहना चाहे जय जी की कृतियों पर। और बस एक कविता से मैं फिनिश करूंगी जब आप बात कर लेंगे। ठीक है जय जी, तो फिर एक अंतिम कविता कीजिए, तो फिर मैं इसको स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग। जिसमें फ्यूचर है, जिसमें की आशा है, ये कविता है ये। जी जी। कल एक नया सवेरा होगा, कल एक नया सवेरा होगा, चिड़ियों का फिर बसेरा होगा। कल एक नया सवेरा होगा, चिड़ियों का फिर बसेरा होगा। सूरज का उजाला होगा, फूलों का अपना रंग होगा। न कोई दुखिया होगा और न कोई पराया होगा। नदियों में निर्मल पानी होगा, नदियों में निर्मल जल होगा। झील में चमकता चांद होगा। देश का न बंटवारा होगा, सीमा पर न प्रहरी होगा। मानव बन जाएंगे सब, मानव बन जाएंगे सब, प्रेम उल्लास में खो जाएंगे सब। यही मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग बंदी का हम लोगों ने सभी के हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें से जो एक इंसान तपस्या कर रहा है आजकल, और जो अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा है, तो इसके लिए यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल करके एक नया सवेरा होगा और चिड़ियों का फिर से बसेरा होगा और सभी आपस में एक अच्छे रिश्ते बनेंगे। हम सभी सीख रहे हैं इससे, सभी के लिए हमारे ये बहुत एजुकेशनल। बहुत धन्यवाद जय जी, आपने बड़े सकारात्मक मोड पर आकर आज की इस गोष्ठी को समापन दिया है। और अगले शनिवार को शाम को 4 बजे हम फिर मिलेंगे। मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।